सीए इंटरमीडिएट। फ्रेंड्स, ये जो आपका टारगेट है, वी ऑल विल हेल्प यू टू रीच दैट लेवल। एंड यस, जो आपका सपना है वो हमारा सपना भी होगा। दोस्तों, टैक्सेशन में एक पार्ट है इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, जिसका आपने डेफिनेटली नाम तो सुना ही होगा। यस, मैं आपके सामने जीएसटी पढ़ाने आया हूं, इनडायरेक्ट टैक्स। मैं सीए यशवंत मंगल विल बी कवरिंग द स्कोप ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल इन योर सिलेबस। दोस्तों, सबसे पहली बात देखिए, सिंस आप इंटरमीडिएट के एग्जाम्स के लिए आप आए हैं अभी, इंटरमीडिएट कोर्स के लिए आप आए हैं अभी, पर टैक्सेशन इज प्योरली न्यू सब्जेक्ट फॉर यू गाइज। ओके, तो मैंने भी ये माना हुआ है, मैंने भी ये प्रिजम्पशन लिया कि आपको टैक्सेशन के बारे में कुछ भी नहीं आता, बेसिक नॉलेज भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करना है, राइट फ्रॉम द स्क्रैच वी हैव टू बिगिन एंड वी हैव टू रीच टिल द टॉप। और हाँ, आपको ध्यान रखिएगा, डे 1 से केवल पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, नॉलेज के लिए पढ़ना है। ओके, तो सर शुरू करते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स। दोस्तों, सबसे पहली बात, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, आपने नाम सुने होंगे। दो तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, इस पे डिस्कशन करने से पहले मैं बात आपसे ये करूंगा कि आखिर ये टैक्स क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स? आखिर ये टैक्स क्या चीज है यार? आपने कई सारा नाम सुने होंगे टैक्सेशन में, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, पहले थे वेट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, अभी आ गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बहुत सारे टैक्सेस सुने होंगे आप। पर पहली बात ये करते हैं, आखिर ये टैक्सेस होता क्या है? कौन कलेक्ट करता है टैक्स? किसकी रेवेन्यू है टैक्स? कौन पे कर रहा है, किसको पे कर रहा है, कैसे पे कर रहा है, वो सब बात करेंगे। पर सबसे पहली बात यह है कि आखिर ये टैक्स क्या होता है, ये आया कहां से सिस्टम, क्या चीज है टैक्स, हम वहां से शुरू करेंगे। उसके बाद बात करेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है। ओके, टैक्स, यू टेल मी, आखिरकार ये टैक्स कलेक्ट कौन करता है? टैक्सेस रेवेन्यू किसका है? सो टैक्सेस आर द रेवेन्यू ऑफ दी, यस यस, सही सही सोच रहे हो, हाँ हाँ बोलो। देखो यार, ये आपको ध्यान रखना है, भले ही आप वीडियो क्लासेस देख रहे हो, आप भले ही आप और मैं एक डिस्टेंस से बैठे हैं, पर यस, ये आप पे और मेरे पे डिपेंड करता है कि हम उस दूरियों को कैसे खत्म करते हैं। आप ये समझिए कि मैं आपके पास बैठा हूं और हम दोनों बात कर रहे हैं, बस दैट्स इट। पर मेरे को आपकी आवाज सुननी है। और हाँ, आप जिस भी डिवाइस से लेक्चर देख रहे हो, हमने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है कि आप वहां बोलोगे मुझे आवाज आएगी। ओके, पर हाँ, आप आंसर देना चाहिए। आप मुझे बताओ, टैक्स क्या होता है? टैक्सेस आर द रेवेन्यू ऑफ दी, यस यस। कौन कलेक्ट करता है टैक्स? लेता कौन है हमसे? सरकार। यस, टैक्सेस आर द रेवेन्यू ऑफ दी गवर्नमेंट। ओके, टैक्सेस आर द रेवेन्यू ऑफ दी गवर्नमेंट। ओके, टैक्स ले कौन रहा है? गवर्नमेंट ले रहा है। किससे ले रहा है? हम सबसे ले रहा है भाई। क्यों ले रहा है? क्यों ले रहा है? आखिर देश का डेवलपमेंट करना है। आखिर रेवेन्यू आएगी तो खर्चा होगा, और खर्च करेंगे अगर देश के लोगों के लिए तो डेवलपमेंट होगा। देखो प्लीज में प्लीज, बीच में आप प्लीज नेता लोगों का नाम मत लेना सर। टैक्सेस आएंगे तो करप्शन होगा, बात की बात है, डोंट डाइवर्ट फ्रॉम द टॉपिक। ओके सर, टैक्सेस आर द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, मेरा क्वेश्चन आपसे अब ये है, व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट? आखिर ये सरकार कौन है? बात करेंगे टैक्सेशन के बारे में, पर पहले आप मुझे बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय द गवर्नमेंट? देखो, हर वर्ड को जब तक डेप्थ में जाके बात नहीं कर ली आपने, जब तक आपने एक एक नब्ज नहीं समझ ली, तब तक मजा नहीं आएगा, माहौल नहीं बनेगा। सरकार, माहौल बनना चाहिए। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट कौन है? यस सर, सरकार कौन है? मोदी जी, हाँ, बीजेपी, अमित शाह सरकार, अमिताभ बच्चन, कौन है सरकार? हु इज द गवर्नमेंट? यस, हु इज द गवर्नमेंट? सरकार कौन है? पता है कौन है सरकार? आप है सरकार। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सब है सरकार। इस देश की जितनी जनता है वो है सरकार, हम सब है गवर्नमेंट। वाई? बिकॉज इन इंडिया कोई प्रेसिडेंशियल रूल नहीं है कि राजा ने कह दिया वो मानना है, नहीं, जनता जो कहेगी वो होगा। जनता ही सरकार है, क्योंकि हिंदुस्तान इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया में क्या है? डेमोक्रेसी। यस, सही सुना आपने, हिंदुस्तान इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ओहो सर, ये डेमोक्रेसी क्या होता है? देखो बच्चों, मैं जानता हूं कि जो मैं बातें कर रहा हूं शायद आपने सुनी है, शायद आपको आती है, पर जो आपको आता है ना, वही तो बुक से लिंक करना है। आप समझो मेरी बात को। जब हम क्या पढ़ते हैं ना, तो हमको लगता है कि इसको कुछ नहीं आता है, जो आता है बुक को आता है, बस बुक याद कर लो। अरे नहीं यार, जो आपको आता है ना वो बुक से रिलेट करो। देखो आप, बुक कैसे खत्म होता है, माहौल बनना चाहिए। सरकार, डेमोक्रेसी मीन्स जनता का, जनता के लिए एंड जनता के द्वारा, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। मीन्स सर, हिंदुस्तान में अगर कुछ होगा
तो जनता करेगी, जनता ही डिसीजन लेगी, जनता ही ऑपरेट करेगी देश को ऊपर। कैसे? सर अभी अभी मैंने कहा सरकार कौन है, गवर्नमेंट कौन है, हम। ऐसा अच्छा लग रहा है सर, पर कैसे? कैसे मीन्स अभी अभी आपने कहा गवर्नमेंट कौन, हम। ओहो अच्छा फीलिंग आया, फिर अगली पर लगा कैसे, ये क्या चल रहा है सर? अभी अभी आपने कहा कि जितने भी कानून बनेंगे कौन बनाएगा, गवर्नमेंट बनाएगी। पता है ये सबको, जितने भी कानून बनते हैं देश में कौन बनाता है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन, हम। हमने कानून कब बनाया यार? अब इसको रिलेट करना है आपको, अभी देखो 2 मिनट में समझ में आएगा। गवर्नमेंट कौन, हम। पहली बात तो क्लियर, क्योंकि डेमोक्रेसी है, हम सब मिलकर ही गवर्नमेंट बनाएंगे और हम सब ही गवर्नमेंट है। पर अभी आपको ये पता है कि जितने भी एक्ट बनते हैं, जितने भी लॉज बनते हैं, जितने भी लॉज चेंज होते हैं, नए एक्ट आते हैं, पुराने हटते हैं, ये सब गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट कौन, हम। पर हम कैसे करेंगे? हाउ वी विल ऑपरेट द कंट्री? पर करेंगे तो हम ही। कैसे करेंगे? तो हमने क्या किया, मैकेनिज्म लगाया। हमने हिंदुस्तान के हर कोने से, हर एरिया से कुछ हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए। अंधेरी मुंबई की बात करें तो वहां से एक रिप्रेजेंटेटिव को हमने इलेक्ट किया। इलेक्शंस होते हैं ना बेटा, तो इलेक्शंस के थ्रू अल्टीमेटली हमने पार्लियामेंट बनाई है। क्लियर? जो अल्टीमेटली हमारा रिप्रेजेंटेशन है। ओके, मैं उसको वापस बात करता हूं। पर हां, हमने क्या किया, हमारे बीच में से जो वेल मैनर्ड, वेल एजुकेटेड लोग थे उनको इलेक्ट किया। हंसना मत, हंसना मत अपने आप पे। आई नो वेल एजुकेटेड एंड यस 100% जो हमको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यस, हमने क्या किया, हमारे ही बीच में से जो लोग हमको रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको हमने इलेक्ट किया। एंड पूरे देश में हर कॉर्नर से हमने मेंबर्स इलेक्ट किए और दे विल फॉर्म पार्लियामेंट। मैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं अगर, तो दे विल फॉर्म पार्लियामेंट। तो सरकार अल्टीमेटली क्या हो रहा है, गवर्नमेंट कौन, हम। और हम मीन्स हमारा रिप्रेजेंटेशन, और हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है थ्रू इलेक्टेड पीपल, और वो होते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर? तो मैं कह सकता हूं कि जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों गवर्नमेंट मीन्स हम मीन्स पार्लियामेंट। क्लियर? तो इसलिए जितने भी पावर्स होते हैं गवर्नमेंट के, ऑल पावर्स आर पार्लियामेंट्री पावर। दोस्तों गवर्नमेंट पावर्स मैं यहां लिख रहा हूं। ओके, ऑल पावर्स आर पार्लियामेंट्री पावर्स, मतलब गवर्नमेंट जो भी करेगा वो कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगी। ओके, जितने भी पावर्स इस देश में एक्सरसाइज होंगे वो पार्लियामेंट के थ्रू होंगे। पार्लियामेंट मीन्स हम। बच्चों इस बात को यहां फिट कर दीजिए, क्यों? अल्टीमेटली इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो मैं बातें आपसे कर रहा हूं, अभी डिस्कस कर रहा हूं, ये अगर आपने समझ ली तो शायद हम जो पढ़ने वाले हैं अगले कुछ सेशंस में वो आपकी जिंदगी में उतर जाएगा यार। आप एक बार जिंदगी बना के देखो इनको। मेरी बात समझिए आप। गवर्नमेंट कौन, हम मतलब पार्लियामेंट। ओके, अब कोई भी एक्ट बनाना है कौन बनाएगा, हम बनाएंगे। हम मीन्स पार्लियामेंट। क्लियर? तो सरकार कोई भी एक्ट बनना है कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। कोई एक्ट चेंज करना है कौन करेगा, पार्लियामेंट। कोई लॉ नया लेके आना है कौन लाएगा, पार्लियामेंट। पुराना लॉ हटाना है कौन हटाएगा, पार्लियामेंट। क्लियर? अरे आपने हर साल देखा होगा फाइनेंस एक्ट आता है, हर साल बजट आता है। फ्रेंड्स हर साल जो बजट आता है उसके थ्रू इनकम टैक्स एक्ट में, अदर टैक्सेशन लॉज में अमेंडमेंट्स होते हैं। अब वो कैसे होता है दोस्तों, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपने सुना होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो, अच्छा और डिटेल में बात करता हूं आपसे मैं। अब पार्लियामेंट में भी क्या हुआ साहब, मेंबर्स तो ही है, पर सबको जो भी वाइज लोग थे पार्लियामेंट में भी सेलेक्ट किया लोगों को कि यार हाँ ये समझदार लोग हैं, तो उनको अलग अलग मिनिस्ट्री दे दी। मतलब गवर्नमेंट ने भी अपने अपने डिपार्टमेंट बना दिए एक तरह से, जिनको बोला जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी जैसे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हमारा टैक्सेशन है, टैक्सेशन इज रिलेटेड टू फाइनेंस, सो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्न करता है टैक्सेशन को। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करता है, एक देखो कुछ लोगों को जिम्मेदारी दे दी, बता दे कि आपको ये काम करना है, आपको फाइनेंस रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं। पर वो तो कुछ लोग हैं, अकेले वो डिसीजन नहीं ले सकते। पार्लियामेंट का उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा, पार्लियामेंट के बीच वो मुद्दा रखना पड़ेगा और सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको अप्रूव करेंगे, तब जाके काम बनेगा। तो आपने देखा होगा हर साल जब बजट आता है तब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उस बजट को पेश करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। दे प्रेजेंट द फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट। माइंड इट, द वर्ड इज फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट। कोई भी एक्ट नया आता है, कंपनीज एक्ट जब आया था तो उसका पहला नाम था कंपनीज बिल।
अब क्या होगा, ये बिल एक प्रपोजल है, जो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट था, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो एक डिपार्टमेंट है, उसने सारी रिसर्च करी, इंडस्ट्री में बात करी, लोगों के बीच में गए और रिसर्च करने के बाद उनको लगा कि ये चेंजेस होने चाहिए, वो सब चेंजेस उन्होंने प्रपोज किए पार्लियामेंट में। अब सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं वहां पे, वो वोटिंग करेंगे एंड मेजोरिटी के हिसाब से जब वोटिंग मिलेगी और मेजोरिटी के हिसाब से वो पास होगा, जब वो बिल पास होगा पार्लियामेंट से, तब जाके वो बनेगा एक्ट, कोई भी एक्ट। क्लियर, मैंने एग्जांपल लिया फाइनेंस बिल का, ये बन जाएगा फाइनेंस एक्ट। सो दिस इज हाउ लॉज आर फ्रेम्ड। जीएसटी की बात करूं तो प्रपोजल आया, जब आया तो बिल था, जब वो बिल पास हो गया बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। एक और बात, पार्लियामेंट के भी दो हाउसेस है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों हाउसेस से जब वो बिल पास होता है, मेजोरिटी वोट उसको मिल जाते हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं, उसके बाद कोई भी बिल एक्ट बनता है, उससे पहले नहीं बन पाता है। क्लियर, ओके। तो यार इसका मतलब ये हो गया, देखो फाइनेंस बिल तो मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिया है, कोई भी एक्ट हो, अगर किसी भी एक्ट में, किसी भी कानून में चेंज करना है, कैसे होगा, यही प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर। कोई भी एक्ट हो, डिपार्टमेंट अलग अलग हो सकते हैं, आपने देखे होंगे कई सारे एक्ट को लेके दिल्ली में हंगामा होता है, लोग कई सारे सड़कों पर उतर आते हैं, वो सब यही चीजें है। फिर उनका पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है, जिसको बहस बोलते हैं विपक्ष सामने खड़ा रहता है, मुद्दा कोई भी हो, वो कोई भी सरकार हो, उस केस में चलता है। देयर इज नो पॉइंट ऑफ बीजेपी और कांग्रेस, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं। क्लियर। अब पॉइंट मेरा आपसे ये है कि यार किसी भी एक्ट में अमेंडमेंट करना है, कौन करेगा, जल्दी बोलो, पार्लियामेंट। देखो बोलना तो है आपको, छोड़ूंगा नहीं मैं आपको, ध्यान रखना, इन्हें तो इतना पकाऊंगा और मैं भी ऐसे बैठ के पढ़ूंगा कि देखो ऐसे एक्ट होता है, आपका रेस्पॉन्स आना चाहिए। ओके, यू शुड बी एनर्जेटिक। ओके, आपकी पॉजिटिव वाइब मेरे को मिलनी चाहिए। ओके, माहौल बनना चाहिए। पॉइंट मेरा आपसे ये है कि जितने भी एक्ट हिंदुस्तान में है, उसमें अगर कोई अमेंडमेंट करना है, कोई चेंज करना है, कौन करेगा, पार्लियामेंट। ओके, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट के पावर्स है, ऑल पावर्स आर पार्लियामेंट्री पावर्स। ओके, ये बात आपको क्लियर हो गई। ओके बच्चों, अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये आता है, अब यार मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट क्या पूरे साल भर संसद में बैठे रहते हैं? क्या पार्लियामेंट 365 डेज इन अ ईयर चलती है? नहीं। अरे केवल 5 साल मिलते हैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को काम करने के लिए। माफ करिएगा, कुछ भावनाएं भी बाहर आ जाती कभी कभी, जो सही नहीं है पर मेरा पॉइंट आपसे ये, केवल 5 साल मिलते हैं हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को काम करने के लिए। तो वो कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। तो उनका टाइम टू टाइम सेशन होता है, पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं पूरे साल में। ऑन एन एवरेज एक सेशन 15-20 दिन चलता है एवरेज। अब अगर 15-20 दिन एक सेशन चलता है, पार्लियामेंट का जो सेशन खत्म होता है उसके बाद जब नेक्स्ट सेशन आता है, उसमें ऑन एन एवरेज 2 महीने का गैप होता है, 2-2.5 महीने का एक एवरेज बात कर रहा हूं आपसे, मोटा मोटी। नाउ पॉइंट इज दैट कि अगर कोई पार्लियामेंट्री सेशन अभी खत्म हुआ है, अभी कुछ दिनों पहले, 2 दिन पहले खत्म हुआ मान लो, नेक्स्ट पार्लियामेंट्री सेशन कब आएगा? लगभग 2-2.5 महीने बाद। ओके, अब मान लो मुंबई की एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। मुंबई में आज इतनी बारिश हुई कि हर तरफ, बारिश में क्या होता है, आग होती है क्या, पानी ही पानी, हर तरफ पानी बनो, इतना पानी आ रहा है, कांट कंट्रोल बॉस, और हर तरफ वाटर लॉगिंग हो गया है, पानी भर गया है और बारिश कंटिन्यू आई जा रही है, बहुत परेशानी। और पता है आपको, देश का मोर देन 90% शुगर, जितना भी हिंदुस्तान में शुगर प्रोड्यूस होता है, उसमें मोर देन 90% शुगर कहां स्टोर होता है, आपको पता है? नहीं ना? तो मेरे लिए बहुत इजी बताना, क्योंकि जो आपको नहीं आता मैंने बोल दिया, सही है। तो मान लो, देखो मैंने बोला है मान लो, केवल वी आर टेकिंग एन एग्जांपल। और हाँ, अगर मैंने बोला है मान लो, तो आपको क्या बोलना है? मान लिया। ये मैं टी शर्ट पे भी लिख के आया हूं, बच्चों मान लो। आपको क्या करना है? मान लिया। मेरा पॉइंट आपसे ये है कि दोस्तों, मुंबई में इतना वाटर लॉगिंग हो गया है कि सब कुछ मतलब खराब हो गया है चीजें। अब मोर देन 90% शुगर ऑफ द कंट्री इज स्टोर्ड इन मुंबई, और वहां पानी भर गया, शक्कर खराब। अच्छा, एक्चुअली मोर देन 90% शुगर स्टोर नहीं होता मुंबई में, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए। अब मेरा पॉइंट आपसे ये है कि अगर ऐसा कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया इस तरह का बड़ा, कोई मिस हैपनिंग हो गई, देश का लगभग 90% शुगर खराब हो गया फॉर एग्जाम्पल। अब आप मुझे बताओ, सप्लाई बहुत कम हो जाएगी देश के अंदर,
शुगर जैसी गुड्स का सप्लाई एकदम कम हो गया, तो सुबह चाय में नमक डाल देना बेटा, शक्कर नहीं तो चलो आज तो नमक से ही पी लेते हैं, ऐसा। डिमांड तो लगभग उतना ही रहेगा, क्योंकि शुगर इज अ गुड्स ऑफ बेसिक नेसेसिटी। अब शक्कर तो रोज चाहिए, डिमांड उतनी की उतनी, सप्लाई एकदम कम हो गई। आप समझते हो, इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा है सर, अगर डिमांड उतना का उतना, सप्लाई एकदम कम हो गई, डेफिनेटली प्राइसेस बहुत हाइक हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएंगे प्राइस। अब सोचो आप, शुगर जैसी गुड्स के प्राइस इतने अप हो जाए, इन्फ्लेशनरी रेट का क्या होगा, महंगाई दर का क्या होगा। विपक्ष पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोल देगा मोदी जी ने बारिश करवाई है सर। विपक्ष में भी एक ही जना है जिसकी बात वो क्या कहता है खुद को भी समझ नहीं आता, पर वॉट एवर ही। पॉइंट मेरा आपसे ये है, आप मुझे बताओ, शुगर जैसी गुड्स का सप्लाई एकदम खत्म हो जाए, डिमांड डेफिनेटली उतनी की उतनी है जितना पहले था, इन्फ्लेशन रेट की लग गई। अब ऐसे सिचुएशन में आप अगर गवर्नमेंट होते हैं तो आप बताओ कि इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जब देश की लगभग सारी शक्कर खराब हो चुकी है और डिमांड उतना का उतना है, तो क्या करना चाहिए। क्या मोदी जी ऐसा बोलेंगे, मेरे प्यारे किसान भाइयों, हमारा देश आज शक्कर के लिए मारामारी कर रहा है, भूखे मर रहे लोग, आप जाओ अपने खेतों में और कल मॉर्निंग में शक्कर लेके आ जाओ, ऐसा। अरे भाई साहब, शुगर केन इज एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इसको प्रोड्यूस होने में टाइम लगेगा, इट विल टेक इट्स ऑन टाइम, फिर वो कट होके फैक्ट्रीज में जाएगा, प्रोसेस होगा, उसके बाद शुगर बनेगी, इट विल टेक टाइम। तब तक क्या शुगर फ्री? क्या करेंगे, हवन करेंगे, हेवन, ऐसा तो क्या करेंगे ऐसे पर्टिकुलर मोमेंट पर। यस, जब देश का सारा का सारा शक्कर खराब हो चुका है सर, नया प्रोडक्शन में टाइम लगेगा। इस पर्टिकुलर सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आपके दिमाग में चल रहा है, यस क्या करेगी सरकार, बताओ। यस, सही कह रहे हो, सही सोच रहे हो, यस बाहर से इंपोर्ट करेगी। तो आप मुझे बताओ, ऐसे पर्टिकुलर केस में, ऐसे पर्टिकुलर टाइम पर डेफिनेटली गवर्नमेंट विल प्रमोट द इंपोर्ट ऑफ शुगर आउट ऑफ इंडिया में से। गवर्नमेंट क्या करेगी, शुगर को लाएगी, इंपोर्ट करेगी और यहां प्रॉपर सप्लाई करेगी। अब मेरा पॉइंट आपसे यह है कि उस पर्टिकुलर टाइम पर शुगर की डिमांड को फुलफिल करने के लिए इंपोर्ट को गवर्नमेंट प्रमोट करेगा। अब आप मुझे बताओ, अच्छा उससे पहले एक बात और, आपको पता है कोई भी गुड्स को इंपोर्ट करने पर कस्टम्स ड्यूटी लगता है। बच्चों वापस बोल रहा हूं, इंपोर्ट पर आपने सुना होगा इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, उसका नाम है कस्टम्स ड्यूटी, विच इज चार्ज ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया। ओके, अब मेरा पॉइंट आपसे ये है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पर जब शुगर का इंपोर्ट प्रमोट करना है, आप मुझे बताओ गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, प्रमोट करना है ना उस टाइम, तो क्या करना चाहिए, उस पर हैवी कस्टम्स लगा देना चाहिए या कस्टम्स कम कर देना चाहिए, कस्टम्स माफ कर देना चाहिए, एग्जिम कर देना चाहिए। आपका दिल क्या कहता है? अगर प्रमोट करना है तो डेफिनेटली कस्टम्स ड्यूटी की रेट गवर्नमेंट को कम करना चाहिए, एग्जिम कर देना चाहिए, हाँ है ना, ये करेगा गवर्नमेंट। अब कैसे करेगा सर? अब कस्टम ड्यूटी का रेट कम करना है शुगर पर, मतलब लॉ में अमेंडमेंट करना है। लॉ में अमेंडमेंट कौन कर सकता है भाइयों? अभी भी आपने बात करी, लॉ में अमेंडमेंट पार्लियामेंट कर सकता है, और पार्लियामेंट का सेशन अभी 2 दिन पहले ही खत्म हुआ है। अब अगला पार्लियामेंट्री सेशन कब आएगा? लगभग 2-2.5 महीने बाद। तब तक शक्कर की जगह कुछ और पियो, ऐसा क्या करें? समझिए मेरी बात को, प्लीज 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 प्रैक्टिकल होइए, देखना कानून अपना बनेगा। अरे मेरी गारंटी, आप और मैं मिलकर कानून बनाएंगे, गारंटी। मेरा पॉइंट आपसे ये है, उस पर्टिकुलर केस में क्या मोदी जी सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नोटिस भेज देंगे? कल दिन में 2 बजे मुझे हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ चाहिए, भले तैर क्या है, उड़ क्या है, चल क्या है, आई डोंट केयर। ऐसा कोई नायक मूवी देख रहे हो क्या? नहीं बॉस, बताया ना मैंने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिजी है, क्लियर, टाइम नहीं उनके पास, जब सेशन आएगा तब आएंगे वो लोग। तो अब मेरा पॉइंट आपसे ये है कि पार्लियामेंट्री सेशन आएगा 2-2.5 महीने बाद, अब क्या करेंगे? फंस गए अब तो। इसलिए इस तरह की सिचुएशंस में देश हमारा फंस नहीं जाए, इसलिए हम लोगों ने जब कानून बनाए, हम लोगों ने जब एक्ट बनाए, तब हमने गवर्नमेंट की कुछ पावर्स डेलीगेट कर दी। हमने कुछ पावर्स गवर्नमेंट की डेलीगेट कर दी, जिनको हम बोलते हैं डेलीगेटेड पावर्स। हमने एक कानून के अंदर सेक्शन बना दिया, हमने कई सारे एक्ट जो हमने बनाए, सब में कुछ पावर, सारे पावर डेलीगेट नहीं किए, कुछ इस तरह के इमरजेंसी केस में फटाफट गवर्नमेंट एक्शन ले पाए, उसके लिए हमने कुछ
सेक्शंस में गवर्नमेंट को पावर दे दिया कि विदाउट द सैंक्शन ऑफ पार्लियामेंट आप डायरेक्टली नोटिफिकेशन इश्यू करके, ऑर्डर्स इश्यू करके अपने स्पेशल पावर यूज कर सकते हो और डायरेक्ट लॉ में अमेंडमेंट कर सकते हो। कुछ पावर हमने इसे दे दिए, कुछ जगह अमेंडमेंट करने की पावर हमने डेलीगेट कर दिए, जिनको बोलते हैं डेलीगेटेड पावर्स। बच्चों, हमने सेक्शन नंबर 11 बना दिया सीजीएसटी एक्ट में, हमने सेक्शन नंबर 6 बना दिया आईजीएसटी एक्ट में, हमने सेक्शन नंबर 25 बना दिया कस्टम्स एक्ट में, हमने सेक्शन नंबर 93A बनाया था सर्विस टैक्स में, हमने सेक्शन नंबर 5A बनाया था एक्साइज एक्ट में। ऐसे कई सारे आप भी एक्ट पढ़ेंगे, कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे, आप देखना बहुत सारे सेक्शंस में मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर, गवर्नमेंट हैज पावर, बोर्ड हैज पावर। तो वो सेक्शन हमने बनाया है और हमने उन सेक्शंस में जो जो काम लिखे हैं उन काम को करने का पावर हमने डेलीगेट कर दिया डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को और बोल दिया डायरेक्ट नोटिफिकेशन इश्यू कर देना, पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है, अभी आप डायरेक्ट अमेंडमेंट कर दो साहब। क्लियर? उसको बोलते हैं डेलीगेटेड पावर्स। अब आप ध्यान रखिएगा, आप कोई भी कानून पढ़ लिए, कोई भी एक पढ़ लेना, वहां पे अगर आपको दिख जाए गवर्नमेंट हैज पावर, बोर्ड हैज पावर, तो उन सेक्शंस में वो वर्ड देखते ही आपका दिमाग चलना चाहिए, ओहो यस दिस इज डेलीगेटेड पावर। बच्चों, सारे पावर डेलीगेट नहीं किए पर कुछ किए। ओके, क्लियर? सेलेक्टेड पावर हमने डेलीगेट कर दिए। ओके साहब, अब आप बोलोगे सर इतनी पंचायती क्यों करो, टू द पॉइंट आओ ना। अरे भाइयों, अभी मजा आएगा तुम्हें। अब ये लग रहा हो ये पता नहीं क्या, हम कहां आ गए। अब देखो कहां आ गए। फ्रेंड्स, ये सब बातें मैंने आपसे क्यों कही, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमें आखिर पढ़ना क्या है। क्लियर? अब देखिए आप, आखिर हमने ये बातें क्यों करी कि अमेंडमेंट क्या होता है, कौन करता है अमेंडमेंट, कैसे हो रहे, डेलीगेटेड पावर्स, पार्लियामेंट पावर, ये जिंदगी बनाने वाले अभी आपकी। रुको आप, वरना किताबें याद कर कर लोग परेशान हो जाते हैं। अभी किताबें बनाओगे आप, रुको आप। अब पहली बात तो मेरा आपसे ये है, ऑल दिस अमेंडमेंट्स जिसकी हमने बात करी, ये मैंने क्यों आपको समझाया है, उसके पीछे एक लॉजिक है बेटा। देखो, आई एम हियर टू टीच यू टैक्सेशन और स्पेसिफिकली इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जीएसटी। नया नया प्यार है गवर्नमेंट का अपना सर, और मतलब मेरा तो सच्चा प्यार है जीएसटी, ध्यान रखना। पॉइंट ये है मेरा आपसे कि कौन से अमेंडमेंट्स हमारे लिए एप्लीकेबल है, कहां तक के अमेंडमेंट्स हमारे लिए एप्लीकेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए बात करना। दोस्तों, आईसीआई की एग्जाम्स इन अ ईयर अभी 2 साइकिल्स में होते हैं, मई एंड नवंबर। जिनकी भी एग्जाम्स मई में होंगे, मई 2022, उन सब के लिए all amendments which are made effective up till 31st October 2021 will be relevant। और जो भी आपके एग्जाम्स है वहां तक के सारे अमेंडमेंट्स कराना ऑब्वियसली हमारा काम है। यू डोंट वरी फॉर दैट, बट या एटलीस्ट यू शुड नो कि कहां तक की चीजें आपको पढ़नी, क्योंकि नो आजकल व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि नोटिफिकेशंस, अमेंडमेंट्स कई सारे, अभी आप आए हो, अभी आप इंटरमीडिएट में आप आए हो अभी, तो अभी जैसे ही आप अपने दोस्तों से मिलोगे तो टैक्सेशन की नोटिफिकेशन भी आपके मोबाइल पे आते जाएंगे, व्हाट्सएप पे, ग्रुप्स वगैरह में, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाए। इसलिए मैंने आपको बताया कहां तक के अमेंडमेंट्स आपके लिए रिलेवेंट है और जो भी अमेंडमेंट्स रिलेवेंट होंगे हम कवर करेंगे, यू डोंट वरी फॉर दैट। ओके फ्रेंड्स, अब आ रहा हूं मैं वापस रिवर्स में। गवर्नमेंट पावर समझ में आया? हु इज द गवर्नमेंट, जल्दी बताइए, कौन है सरकार? हम, देखो आवाज आनी चाहिए, देखो ऐसे रहोगे ना हम है सरकार तो पॉलिटिशियन मार डालेंगे। क्लियर? कौन है गवर्नमेंट? हम है गवर्नमेंट। या सर, पॉइंट मेरा आपसे ये है, हु इज द गवर्नमेंट? वी ऑल आर द गवर्नमेंट। ओके, रिवर्स चलते हैं। गवर्नमेंट कौन? हम। टैक्स क्या होता है? यस, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स? टैक्सेस आर द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। आप नहीं बोला था क्या क्या क्या? टैक्सेस आर द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन? हम। एक मिनट भाई, टैक्स ले कौन रहा है? गवर्नमेंट। दे कौन रहा है? पब्लिक, हम लोग। टैक्स हम दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट कौन? हम। टैक्स दे कौन रहा है? हम। किसको दे रहे हैं? हमको ही दे रहे हैं। यस, ये समझना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट कौन? हम। टैक्सेस आर पेड बाय पीपल फॉर हुम? फॉर देमसेल्व्स बॉस। गवर्नमेंट कौन? हम। क्लियर? तो सर टैक्सेस कलेक्ट कौन कर रहा है? हम। अब मैं आपको मैकेनिज्म समझाता हूं। बच्चों, अभी अभी हमने समझा डेमोक्रेटिक कंट्री हमारा, तो यार आप मुझे बताओ, रोड बनती ना, अरे आपके घर से मार्केट में आप जाते हो या जहां भी आप जाते हो, मैं अभी उसको डिस्क्लोज नहीं करूंगा, पर पॉइंट मेरा आपसे ही है, रोड कौन बनाएगा भाई साहब?
कौन बनाएगा? सरकार ना। सरकार कौन? हम। अब हम सबको रोड रिक्वायर्ड है, हम सबको एयरपोर्ट रिक्वायर्ड है, हम सबको रेलवे रिक्वायर्ड है, हम सबको आर्मी रिक्वायर्ड है, हम सबको सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है, पुलिस वाले। पैसा कौन देगा उनको? हम देंगे ना। लाएंगे कहां से? तो हम सबने क्या किया? हम सबने डिसाइड किया, देखो यार इतना पैसा अपने पास नहीं है कि मैं अपने लिए सिक्योरिटी गार्ड रख लूं। होता आपके पास होंगे, देखो तो दे देना मेरे को। अब पॉइंट मेरा आपसे ये है कि हर इंडिविजुअल अपने लिए सिक्योरिटी गार्ड नहीं रख सकता। तो हम सबने डिसाइड किया कि हम सब लोग क्या करेंगे, मिलके एक फंड कॉन्ट्री करेंगे, फंड कलेक्ट करेंगे, और वो फंड विल बी कॉल्ड टैक्स। और वो फंड हम कलेक्ट करके हमारे कॉमन वेलफेयर के लिए, कॉमन डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हम उसको स्पेंड करेंगे। जी हाँ, तो एक सिंपल वर्ड में आपको समझाऊं मैं, तो टैक्सेस इज अ काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड। हम सब उसको म्यूचुअली कलेक्ट करके एक फंड, कॉन्ट्री होता है ना, कॉन्ट्री 10 दोस्त खाना खाने गए बार, तो पैसा कौन देगा? कोशिश तो करते हो किसी एक को पटा ले कि वो पैसा दे, फिर लास्ट में क्या होता है? वहां चलो सब कॉन्ट्री करो। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड टैक्स। नथिंग, वेरी इजी बॉस। तो टैक्सेस आर द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। टैक्सेस कलेक्ट कौन करता है? गवर्नमेंट। पे कौन करता है? हम लोग। हम किसको पे कर रहे हैं? हमारे को पे कर रहे हैं, हमारे कॉमन वेलफेयर के लिए, कॉमन एक्सपेंसेस के लिए। क्लियर? ओके। अब बात आती है, देखो बेटा, उससे रिलेट करने की चीज को समझो। जब हमने ही एक्ट बनाए हैं, हमने ही कानून बनाए हैं, हमने ही टैक्सेस बनाए हैं, तो क्या वो इलॉजिकल होंगे क्या? नॉनसेंस होंगे क्या? कभी नहीं। एवरी वर्ड, एवरी फ्रेज, every sentence in any law has got some sense. It's not nonsense. Clear? हर एक वर्ड, इनफैक्ट हर मार्क, कोमा होता है ना, कोमा, उसका भी मीनिंग होता है, समझाऊंगा तुम्हें बाद में। क्लियर? और वो लॉजिकल है, लॉजिक से लगाया गया है, उसका कोई मतलब है। क्लियर? और वो हम सब ने तो लगाया है। अब जब कानून ही हमने बनाया है तो हम उसको क्यों याद करें? बस रट रहे हो, बस किताबें खा जाओ, चाट जाओ, ऐसा नहीं यार, आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर? वो मेरा काम है समझाना, बस डायरेक्शन समझने वाली होनी चाहिए, सीखने वाली होनी चाहिए। ओके, अब यार टैक्सेस तो समझ में आ गया क्या होता है। अब देयर आर टू मैकेनिज्म टू कलेक्ट द टैक्स, सम आर डायरेक्ट टैक्स, सम आर इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये क्या लफड़ा है? डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? सर, जो इनडायरेक्ट नहीं होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, और जो डायरेक्ट नहीं होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। वाह, माहौल। पॉइंट ये है मेरा आपसे, डायरेक्ट टैक्स, टैक्स कौन ले रहा है? गवर्नमेंट। टैक्स पे कौन कर रहा है? जनता। अगर गवर्नमेंट जनता से जो परसेंट टैक्स पे कर रहा है उससे डायरेक्टली टैक्स ले ले, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। द पर्सन जिसकी पॉकेट से पैसा जा रहा है वो अगर डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे कर रहा है तो वो है डायरेक्ट टैक्स। एग्जांपल दूंगा, रुको भैया। इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्सेस लेना किसको है? गवर्नमेंट को। देना किसको है? हमको। अगर हमसे डायरेक्टली ले लिया वो है डायरेक्ट टैक्स। लिया हमसे ही है पर इनडायरेक्टली लिया है, किसी और के थ्रू लिया है, किसी और माध्यम से लिया है। लिया तो हमसे ही है ना, पर डायरेक्टली नहीं लिया, थ्रू सम मीडियम लिया। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जांपल, जीएसटी। अरे आपने क्लासेस परचेस करी है, या अरे ठीक है नहीं परचेस करी, बस आपने जिंदगी में कुछ तो परचेस किया होगा, कपड़े तो लाए होंगे अपने लिए, या वो भी चोरी कर लिए। तो पॉइंट मेरा आपसे ये, आप कोई भी गुड्स परचेस करते हो, देखना बिल पे क्या लिखा होता है बेटा? जीएसटी। बिल पे लिखा होगा जीएसटी, आपने दिया। क्लियर? तो टैक्स हमने दिया, पर आपने किसको दिया बेटा? उस शॉपकीपर को दिया है, उस सप्लायर को दिया है। क्लियर? और उस शॉपकीपर ने क्या किया होगा? खुद की जेब में डाल दिया? नो, he will have to pay this amount to the government because it's the revenue of the government. अब आप मुझे बताओ, अल्टीमेटली जीएसटी गया किसकी पॉकेट से? आपकी पॉकेट से। क्या आपने डायरेक्टली गवर्नमेंट को दिया है? या मैं ऐसे बोल दूं, क्या गवर्नमेंट ने डायरेक्टली आपसे लिया है? नहीं, लिया तो आपसे ही ना, पर थ्रू सम अदर पर्सन लिया है, इनडायरेक्टली लिया है। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट एग्जांपल, इनकम टैक्स। अरे भाइयों और उनकी बहनों, पॉइंट पर आपसे ये है, तो अल्टीमेटली बहन है भाई सब ठीक है, पॉइंट पर आपसे ये है डायरेक्ट टैक्स। एग्जांपल, इनकम टैक्स। आपकी इनकम आप सेल्फ असेस करेंगे और खुद कैलकुलेट करके खुद टैक्स जमा कराएंगे सरकार को, यही होता ना यार। तो सरकार को टैक्स कौन दे रहा है? आप खुद। क्लियर? किसी और के थ्रू टैक्स ले रही है गवर्नमेंट? नहीं। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स।
क्लियर? सो डायरेक्ट टैक्स इज ऑन द पर्सन्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आर ऑन गुड्स और सर्विसेज। क्लियर? गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स लगाया जाता है, वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स, और जो पर्सन उसको परचेज करेगा वो टैक्स पे करेगा सप्लायर को, सप्लायर पे करेगा गवर्नमेंट को। क्लियर? दैट्स व्हाट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। दोस्तों बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करना इजी होता है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने सप्लायर को कह दिया, ओ सप्लायर हम तो टैक्स तेरे से लेंगे, तू भले कस्टमर से ले या मत ले तो कौन होगा भला? जो कस्टमर के फायदे के लिए उसे टैक्स नहीं लेगा और खुद की पॉकेट से पे करेगा, नहीं ना। तो हमेशा सप्लायर क्या सोचेगा, कस्टमर के बेनिफिट के लिए मैं टैक्स क्यों नहीं पे करूं साहब, कस्टमर का फायदा डंडे मेरे को लगे, ना हो पाएगा। इसलिए वो इजी मोड ऑफ कलेक्शन है इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि गवर्नमेंट को पे करने का लायबिलिटी किसी और का है। क्लियर? और उसको किसी से कलेक्ट करके देना है, तो इट्स अ इजी मोड ऑफ कलेक्शन फॉर द गवर्नमेंट। डायरेक्ट टैक्स मेरे को ही पे करना है, मेरा ही टैक्स है और डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करना है, तो मैं हमेशा कोशिश करूंगा खुद का पैसा कुछ बच जाए। तो थोड़ा सा कलेक्शन का मोड थोड़ा टफ होता है इनकम टैक्स के केस में, डायरेक्ट टैक्स के केस में। ओके बेटा, डन। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, टैक्सेस क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है, अमेंडमेंट्स कैसे होते हैं, क्या क्या आपके लिए एप्लीकेबल है, क्या क्या आपके लिए रिलेवेंट है। पर एक बात और करूंगा मैं आपसे, सर बहुत पंचायती तो आपने कर ली, ये सब बातें एग्जाम में तो नहीं आएगी, पर ये अगर रिलेट हो गई तो पूरा सब्जेक्ट मजा आ जाएगा आपको। एक और बात मैं आपसे शेयर करूंगा दोस्तों, अब आखिर ये सब बातें मैंने डे 1 पे फर्स्ट पार्ट में आपसे क्यों कर दी, क्योंकि बेटा एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। इंटरेस्ट, ब्याज होता है ना, ब्याज, इंटरेस्ट क्या होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आप बैंक से लोन लोगे, ब्याज देना पड़ेगा, आपने किसी को लोन दिया है वो आपको ब्याज देगा, इंटरेस्ट देगा। सेम वे अगर आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करने में लेट हो गए, समझना मेरी बात को, गवर्नमेंट ने ड्यू डेट्स बताई हुई है, इन सब पे डिटेल में बात करेंगे बाद में, पर एग्जांपल दे रहा हूं समझाने की एक बात आपको कि व्हाट शुड बी आवर माइंडसेट टू स्टडी, यू नो। पॉइंट ये है मेरा आपसे, गवर्नमेंट ने अलग अलग टैक्सेस के लिए अलग अलग ड्यू डेट्स दी हुई है कि इस डेट तक आपको इतना टैक्स पे करना रहेगा। ओके साहब, अगर आप वो टैक्स बाय द ड्यू डेट पे करने में लेट हो गए तो फांसी है ना, ऐसा उड़ा दो, शूट एट साइट, खत्म। तूने टैक्स पे नहीं किया, अब पे भी नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं नहीं नहीं। तो गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि अगर कोई असेसी टैक्स पे करने में लेट हुआ है, अगर कोई, देखिएगा असेसी मतलब टैक्स पेयर बेटा, टैक्स पे करने में लेट हो गया, टैक्स अगर उन्होंने लेट पे किया है तो ही विल हैव टू पे द टैक्स अलोंग विद द इंटरेस्ट। नेचुरल बात है, जेन्युइन बात। एंड यू नो, एग्जांपल दे रहा हूं जीएसटी के लिए, पार्टिकुलर सेक्शंस प्रोविजंस हम बाद में पढ़ेंगे, अभी जस्ट एक कुछ माइंडसेट बनाना मुझे आपके लिए। इंटरेस्ट की रेट जीएसटी में है 18% पर एनम, मतलब 18% पर एनम पूरे साल के लिए, नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। एक दिन लेट हुआ तो एक दिन का इंटरेस्ट, 1 डिवाइड बाय 365 इंटू 18% इंटू जो भी अमाउंट होगा। तो यार अगर असेसी टैक्स पे करने में लेट हो गया तो ही विल हैव टू पे द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। ओके, यू नो, अगर किसी केस में आपने गवर्नमेंट को टैक्स एक्स्ट्रा पे कर दिया और ये डिसाइड हो गया, ये डिसीजन आ गया कि हाँ सही में असेसी ने टैक्स एक्स्ट्रा पे कर दिया, उसको रिफंड बनता है, गवर्नमेंट आपको रिफंड देगी साहब, तो ये बात फाइनल हो गई कि आपको रिफंड मिलने वाला है। अब देखिएगा ध्यान से, रिफंड कौन देगा आपको, गवर्नमेंट। अब अगर गवर्नमेंट आपको रिफंड दे रही है तो उनके लिए भी टाइम लिमिट फिक्स किया होगा कि इतने टाइम आपको रिफंड देना पड़ेगा साहब, फिक्स किया है, उन टाइम पे मैं नहीं जा रहा। पर अगर गवर्नमेंट उस टाइम लिमिट में आपको रिफंड नहीं देती है, इफ दे डिलेज इन मेकिंग यू पेमेंट, देन अगेन दे विल हैव टू पे द इंटरेस्ट। अगर गवर्नमेंट रिफंड देने में लेट होती है तो नाउ दे विल हैव टू पे द interest, and you know what is the rate of interest for the government? The rate of interest is 6% per annum। कितना? 6, हमारे लिए 18। वाह सारे चोर, गलत हो रहा है ना यार, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आंदोलन कर लेते, अपन भी क्या करते हैं, बसें जला लेते हैं, रोड पे बैठ जाते हैं ना बेटा, बात करते हैं। चलो सरकार ने बात करी, क्या करे भैया, बोला हमारे लिए 18% इंटरेस्ट, खुद के लिए 6%। तो सरकार ने बोला क्या करे आप बताओ ना, क्या करना चाहिए। हमने बोला या तो हमारे लिए भी 6% कर दो या खुद के लिए भी 18% कर दो, और क्या है, इक्वल रखो ना यार। ओके, गवर्नमेंट का बात करते, डिस्कशन करते, आप और मैं डिस्कशन करते। चलो अगर
एसएससी के लिए, अगर एसएससी के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट 6% पर एनम कर दे तो सोचो क्या होगा। पता है बच्चों, आज अगर किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मुझे लोन लेना है, यू नो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अराउंड 12%, 15%, 20% डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन, बैंक टू बैंक, इन प्रोफाइल टू प्रोफाइल। मतलब अगर मैं मार्केट में लोन लेने जाता हूं बैंक से तो ऑन एन एवरेज 15% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, 12, 15, 18 जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है अगर मैं बैंक से लोन लेके जाता हूं। ओके, अगर हमारे लिए गवर्नमेंट ने लेट पेमेंट ऑफ टैक्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट केवल 6% कर दिया तो सोचो क्या होगा। मेरा एवरी मंथ जीएसटी का लायबिलिटी 10 लाख रुपया आता है मान लो, अब 10 लाख का लायबिलिटी मेरा हर महीने आता है, मेरे को अगर 50 लाख के लोन की रिक्वायरमेंट है, मैं क्या करूंगा? ओके बाबा, क्या करने का? 5 महीने टैक्स पे मत करो। अब 5 महीने टैक्स पे नहीं किया तो क्या हो गया? 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 50 लाख कलेक्ट हो गया। और मैं क्या करूंगा? 5 महीने लेट टैक्स पे करूंगा। मेरे पेमेंट की जो साइकिल है हर महीने की, वो 5-5 महीने लेट पे करूंगा। तो इससे क्या होगा? 50 लाख मेरा इकट्ठा हो गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ओनली 6% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट माहौल, नो बैंक कैन ऑफर। और यू नो कोई सिक्योरिटी रिक्वायर्ड नहीं है। आपको लोन मिल रहा है 50 लाख का गवर्नमेंट की तरफ से 6% पर एनम में, कोई सिक्योरिटी रिक्वायर्ड नहीं है, प्योरली अनसिक्योर्ड लोन है। आपको किसी के सामने पेपर लेने की जरूरत नहीं है, कोई लोन अप्रूवल नहीं कराना है। मजे, कितना इजी हो गया। क्लियर? तो हर कोई यही करेगा बेटा, एवरीबडी विल डू दिस ओनली। और गवर्नमेंट बोलेगी वो हमारा टैक्स क्यों पे नहीं कर रहे हो? अरे दे देंगे और ब्याज से ही देंगे, ज्यादा बोलो मत। तो असली तो हक से बोलेगा यार ये बात। इसलिए मार्केट कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, मार्केट की रेट ऑफ इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हमारे लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रखा बेटा? 18% पर एनम। क्या गलत किया? नहीं। क्लियर? तो हमारे लिए 6% तो नहीं, क्योंकि सरकार भी तो हम ही है। हम लोगों ने सोचा नहीं यार ऐसा तो फिर मिसयूज हो जाएगा प्रोविजन का, इसलिए मार्केट से अगर एसएससी लोन लेता है तो भी लगभग 12, 15, 18% उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो एक काम करो, टैक्स पे करने लेटर हो रहा है तो उसके लिए भी 18 कर दो। ओके, एक्सेप्टेड, डन। ओके सर, तो ठीक है, गवर्नमेंट भी अगर रिफंड देने में लेट हो जाए तो उनके भी 18% पर एनम कर दो, इश्यू रिजॉल्व। अब सोचो आप, अगर गवर्नमेंट रिफंड देने में लेट हो जाए और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% कर दे तो क्या होगा? प्रैक्टिकली सोच देखिए बच्चों, आज अगर किसी बैंक में आप एफडी करवाते हो, फिक्स्ड डिपॉजिट, यू नो व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट? अराउंड 6 to 7% पर एनम। एफडी में रेट ऑफ इंटरेस्ट 6-7% मिल रहा है और गवर्नमेंट अगर रिफंड देने में लेट हो जाए तो इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 18%। ओहो, लोगों की तो इन्वेस्टमेंट का नया वेंचर खुल जाएगा। एक्स्ट्रा पैसे क्या करने का? एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दो। और गवर्नमेंट ऑफिसर रिफंड देना है तो बोलो अरे अभी नहीं चाहिए रिफंड, बाद में लेना। क्यों? 18% पर एनम, कोई इतना रिटर्न दे नहीं सकता आपको सरकार। अगेन, इसलिए मार्केट कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए बोला प्रैक्टिकली 18% पर एनम पॉसिबल नहीं है, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट अगर रिफंड देने में लेट होता है तो वो कितना रखा हमने? 6% पर एनम। अब आप मुझे बताइए लॉजिकल है या नहीं है? हमारे लिए 18%, गवर्नमेंट के लिए 6%। आप मुझे बताओ, 5 मिनट पहले हम क्या बोल रहे थे? साले चोर, लूट रहे हमको। और कुछ लोगों के मन में तो और पता नहीं कौन कौन सी गाली आ गई। मेरा पॉइंट आपसे ये है, यू टेल मी, गलत हो रहा है क्या? नहीं। पता है 5 मिनट पहले हम ये बोल रहे थे गलत हो रहा है। अगर मैं ये लॉजिक आपको नहीं समझाता तो आप जिंदगी भर इन रेट्स को याद कर लेते, रटते और जिंदगी भर गाली दे दे के पढ़ते हैं। और अब नहीं सर, परफेक्ट यही होना चाहिए। आपके दिल ने एक्सेप्ट किया है, यस हमारे लिए 18, गवर्नमेंट के 6, ऑटोमेटिक। अब आपको याद हो गया है, अब मेरे को याद नहीं कराना पड़ेगा। यू नो थोड़ी देर पहले आप अकाउंटेंट की तरह सोच रहे थे, अब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह सोच रहे हो। दिस इज द डिफरेंस। समझा आप मेरी बात? ये करना है।